नाजरीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, आज हम वतन अज़ीज़ के बारे में बात करेंगे। वतन अज़ीज़ की तमाम दौलत और इसके एसेट्स चंद हाथों में है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात भी उनके पास नहीं हैं। तो हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? ये मुल्क तो हमारा है, ये मुल्क उन लोगों का है जो यहाँ रहते हैं। ये मुल्क यकीनन उन लोगों का नहीं है जो कि जब चाहें तो यहाँ से माल दौलत लेके बाहर चले जाते हैं। नाजरीन, मैं अपनी सरकारी ज़िम्मेदारियों के सिलसिले में पाकिस्तान के तकरीबन हर हिस्से में गया हूँ और बहुत से मैंने डिफरेंट टॉपिक्स पे रिसर्च के सिलसिले में मैं चारों सूबों में के दूर दराज इलाकों में मुझे जाने का इत्फाक हुआ। नाजरीन, मैंने क्या देखा? गुर्बत, अफलास, गंदगी, जहालत, मायूसी। ओ मेरे अल्लाह, इसमें आज भी मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। और जब मैं किसी न किसी दूर दराज इलाके से होके आता था तो कई दिन मेरे जहन से वहाँ की बदबू जो है वो नहीं जाती थी कि लोग किस बुरे हालात में रह रहे हैं। और जो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, यानी जो गिरोह हैं, मैं इनको पॉलिटिकल पार्टीज़ भी नहीं कहूँगा, ये गिरोह जो हैं ये हमें सिर्फ इतना देना चाहते हैं कि हमारा जिस्म और रूह का जो बंधन है वो कायम रहे, ताकि हम इनकी खिदमत करते रहें। हमारे सियासतदान ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी चाहते हैं और जहां हमें सिर्फ खाने के लिए थोड़ा सा दिया जाए, ना कोई तालीम हो, ना हेल्थ केयर की कोई फैसिलिटीज़ हों, ताकि वो जब चाहें जिस तरीके से चाहें गरीब लोगों को अपनी मर्ज़ी से वोट ले सकें। और जब भी कोई इदारा, कौमी इदारा, मुल्क के हालात बेहतर करने की कोशिश करता है तो ये लोग जो हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं। नाजरीन, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि खुदारा अपनी इज़्ज़त करना खुद सीखें। अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। सोचें, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें और इन्फ्लुएंशियल लोग जिनके हाथों में कि हम जानवरों की तरह इस्तेमाल होते हैं, ये इस्तेमाल होना छोड़ दें। और ये ज़रा सोचने और हिम्मत करने की बात है। आपकी इज़्ज़त बिल्कुल महफूज नहीं। आप छोटा सा जुर्म कर लें तो पुलिस वाले आपको अपने तमाम ख़ानदान, बीवी बच्चों समेत ले जाके थाने में बैठा देते हैं। और अगर कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी जो है वो जुर्म करता है, बल्कि मुल्क को लूटता है, तो वो इज़्ज़तदार ठहरा। कसूर इसमें आपका भी है, यानी हम सब का कसूर भी है। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं इन जालिम ग्रोह का हिस्सा ही नहीं बनना चाहता। लेकिन मैं आपको अपनी बात समझाने के लिए एक दो मिसालें देना चाहूँगा कि गिरोह क्या होता है। कि उसका एक सरदार होता है और वो उसके लिए कोई कानून, कोई रूल, कोई असूल नहीं होता। जैसे उसका जी चाहता है वैसे वो करता है और उसको जो फॉलो करने वाले लोग होते हैं उनको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं आज ये एक गिरोह बन चुकी हैं। नाजरीन, आप खुद सोचें
کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو ملک کی ایک بڑی عدالت نے کہا کہ جی آپ نااہل ہیں، آپ پوری زندگی کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں کوئی حصہ نہیں لے سکتے۔ موصوف بیمار ہوئے تو ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ کس نے اجازت دی؟ عدالت نے اجازت دی، ٹھیک ہے۔ تو کون سا یہاں انصاف کا معیار ہے کہ مجرم کو جو ہے باہر جانے کی اجازت دے دی جائے؟ ابھی چند دن پہلے میں ٹیلی ویژن پہ سن رہا تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہے اور مذہبی جماعت بھی ہے، اس کے سربراہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے نیب نے بلایا تو میں لاکھوں لوگ لے کے وہاں پہنچوں گا، ٹھیک ہے۔ بھئی اگر آپ پہ کوئی الزام ہے تو کوئی یہ ریاست کے اندر آپ کی ریاست نہیں ہے، آپ پہ بھی یہ ملک کے قوانین جو ہے وہ نافذ ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی تقریر میں فرماتے ہیں فوج کو کلیئرلی ایڈریس کرتے ہوئے کہ اگر ہمیں چھیڑا تو ہم آپ کا وہ حال کریں گے جو کہ امریکن فوجیوں کا افغانستان میں ہوا ہے۔ ناظرین، کتنی توہین کی بات ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے جہاں ہم رہتے ہیں اور اس کے حفاظت کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا وہ حال کریں گے جو کہ امریکن فورسز کا افغانستان میں ہوا، جو کہ ہزاروں میل سے آئے اور قابض ہیں وہاں، اور وہاں کے لوگ جو ہیں اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس کو اپنے ملک کے ساتھ کس طریقے سے کمپیئر کر کے اپنی ہی فوج کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ فوج میں وہ جوان بیٹے ہیں جو اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ کہنا بہت آسان ہے، یہ سیاست کرنا، یہ کاروبار کرنا، یہ جابز کرنی، اٹس ویری ایزی۔ لیکن جب ایک نوجوان کو کال آتی ہے کہ سرحد پہ جانا ہے اور وہ اپنی جوان بیوی اور ایک چھوٹی بچی کو خدا حافظ کہتا ہے تو یہ آسان کام نہیں ہوتا، اور پھر وہ اپنی جان قربان کرتا ہے ہمیں تحفظ دینے کے لیے، اور ان جوانوں کے لیے ایسی زبان استعمال کرنا یہ انتہائی ناانصافی کی بات ہے۔ نہ صرف یہاں یہ ہوتا ہے، ہماری قومی اسمبلی میں، ہماری سینٹ میں یہی کچھ ہو رہا ہے، اور جو ہمارے سینٹ کے چیئرمین ہیں، قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، ان کی تو وہ درگت روز بنتی ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ کوئی رول اصول ہے کہ جن کو سلیکٹ کر کے آپ نے خود بنایا ہے، کس طرح ان کی روز بے عزتی جو ہم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، ایک مثال اور بھی آپ کو دیتا چلوں، یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی محترمہ کو جب نیب نے بلایا تو وہ اکیلی نہیں گئی، اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں اور لاکھوں پتھر بھی لے کے گئیں جو جا کے انہوں نے وہاں برسائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ڈٹھائی کا یہ عالم کہ چند منٹوں کے بعد پریس کانفرنس کر کے فرما رہی ہیں کہ یہ پتھر ان کو جو نہ مارے گئے ہیں۔ توبہ توبہ۔ اور پھر یہ لوگ ہمارے لیے انصاف کریں گے، آپ کو زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ مہیا کریں گے؟ یہ گروہ ہے جنہوں نے کہ ساری دولت جو ہے اپنے ہاتھوں میں اکٹھی کی ہوئی ہے۔ ناظرین، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں اور ان کی کال پہ ہر جگہ پہنچتے ہیں، یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ اور سونے پہ سہاگا تو یہ کہ جو ابھی پریزنٹ گورنمنٹ ہے،
लगता है उसको आज भी यकीन नहीं आया कि वो हुकूमत में है, उसके कुछ फ़राइज़ हैं, उनकी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं, उनको किस तरह स्ट्रांगली एक्ट करना चाहिए और तमाम लोगों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अफिलिएशन ऑफ पार्टीज़, ये कौन किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, इलेक्ट होने के बाद वज़ीर आज़म तमाम मुल्क का वज़ीर आज़म होता है और उसको तमाम लोगों के लिए काम करना होता है। नाज़रीन, आप सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। इन्हीं लोगों की कॉल पे हम ही लोग जो हैं वो वहाँ पहुँचते हैं। अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें। आपके पास खाने को रोटी नहीं, रोज़गार के ज़राए नहीं, आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं, एजुकेशन आपके पास नहीं, और ये बाय डिज़ाइन आपको देते भी नहीं, तो फिर आप इनके पीछे क्या लेने के लिए जाते हैं। हमें सबको मिलकर कुछ और सोचना होगा। किसी और किस्म की हमें गवर्नमेंट चाहिए। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये हमारे मुल्क के लिए सूटेबल नहीं है। क्या होना चाहिए ये हमें सबको मिल के सोचना चाहिए और हमें एक नया सिस्टम तख्लीक करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, सबके साथ एक जैसा इंसाफ हो, पुलिस सबके साथ एक जैसा सलूक करे, हमें रहने के लिए शेल्टर, खाने के लिए रोटी और काम करने के लिए कोई ना कोई ऐसे मौके मुयस्सर आएँ कि हम खुद से जो है ना अपनी अर्निंग कर सकें। और हमें इन पॉलिटिकल पार्टी को बल्कि इन ग्रोहों को बहुत जल्द खैरबाद कह देना चाहिए। जब ये अदालतों में पेश हों, जलसों पे बुलाएं, आप अपने घरों में बैठें, अपने काम करें और इनकी तरफ मत जाएं। याद रखें आपने अपनी हालत खुद बदलनी है। अल्लाह ताला सूरह राद आयत 13 में फरमाते हैं, इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने इसका तर्जमा खूब किया है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो नाजरीन, आप अपने आप से वादा करें, आप अपने काम करेंगे और ये जो ग्रोह हैं इनका साथ बिल्कुल छोड़ें और उनका साथ दें जो कि आपके इदारे हैं जो इस वक्त आपके लिए काम चुना कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनके जलसों में, जुलूसों में और ये मुल्क को तबाह बर्बाद करने के लिए जो पार्टीज़ ने काम शुरू किया हुआ है ये इसमें बिल्कुल हिस्सेदार नहीं बनेंगे। और फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हाइब्रिड वॉर है, 5th जनरेशन वॉर, जो कि बड़ी तेज़ी से हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ शुरू हो चुकी है। आपको याद है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह बाहर बैठ के लंदन में कितनी देर तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता रहा। मुझे शक है और ये मेरे जो इवेंट्स हैं इनको एनालिसिस करके मैं ये बता सकता हूँ कि फिर इन कुव्वतों ने एक और लीडर चुन लिया है जो कि 2 तकरीरें कर चुका है। ये हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाने वाला है, इसलिए आप इन ग्रोहों को छोड़ दें। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। मिलेंगे जल्द एक और वीडियो के साथ।